हाँ मित्रों, फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने में। और रुकनी पब्लिकेशन से जो मेरी किताब आई है उसके सॉल्यूशन को लेकर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 तक प्रश्नों का हल किया था। अब एक आज से 101 से शुरू कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। और ध्यान दीजिएगा जरा, 101 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L हो तो उसके तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करते हैं। देखिए तरंगदैर्घ्य होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तरंगदैर्घ्य जो है वह दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत घर्तों या दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को कहा जाता है। ये देखिए, दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये हो गया लैम्डा, या ये देखिए ये लैम्डा हो गया। तो दो क्रमागत श्रृंग, ये क्रेस्ट बोलते हैं या ट्रॉ बोलते हैं। दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त या दो क्रमागत संपीड़न ये हो गया देखिए कंप्रेशन, और दो क्रमागत विरलन कंप्रेशन या दो क्रमागत विरलन ये देखिए संपीड़न हो गया। तो दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत श्रृंग जो है या शीर्ष जो है उसके बीच की दूरी L है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? L ही होगा। और तरंगदैर्घ्य को मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट का प्रयोग करते हैं वो मीटर है, या एंगस्ट्रम में भी मेजर करते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 होता है मीटर होता है। ध्यान में रखिएगा, तरंग किसको कहते हैं? तो ऊर्जा के प्रवाह को तरंग कहते हैं, और तरंग द्वारा तय की गई दूरी को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त या दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102 पर आते हैं। क्या कह रहा है कि वेग और समय के बीच संबंध बताता है। देखिए मैं बार बार बताता हूं कि देखिए गति के मुख्य रूप से गति के समीकरण के विषय में अगर चर्चा करते हैं तो गति का जो समीकरण होता है वह, ठीक है, गति का समीकरण कितना होता है? तो गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। सबसे पहले तो आपको v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस at। और ये देखिए वेग और समय संबंध बताता है। ये पहला गति का समीकरण है, और ये जो है वेग समय संबंध को बताता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, वेग समय संबंध बताएगा। दूसरा जो आपको, ठीक है, आपका गति का समीकरण है वो s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at² होता है, और यह विस्थापन समय संबंध को बताता है। किसको बताएगा? तो विस्थापन समय संबंध बताता है, याद रखिएगा, या स्थान समय संबंध को बताता है, समय संबंध को बताता है। चलिए तीसरा जो गति का समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है। तो ये वेग और, ठीक है, विस्थापन के संबंध को बताता है। वेग विस्थापन संबंध बताता है, वेग विस्थापन संबंध बताता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, वेग विस्थापन संबंध को यह बताएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेग और समय के बीच संबंध कौन बताता है? तो वेग और समय के बीच संबंध बताता है v बराबर u प्लस at। तो आंसर हो जाएगा v बराबर u प्लस at। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 102 का 4 नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर प्रश्न पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है 103 नंबर प्रश्न? 103 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में पहले 25 मीटर और 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होती है? चलिए देखते हैं हम लोग करके। कह रहा है कि एक वस्तु जो है, ठीक है, पहला ये देखिए ये वस्तु है, मान लेते हैं ये कार है, कोई वस्तु है तो कार को भी ले सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में पहले 25 मीटर, तो ये देखिए यहां से यहां गया, 4 सेकेंड में गया, तो इसको देखते हैं 25 मीटर गया। फिर अगले 2 सेकेंड में 15 मीटर जाता है, तो अगले 2 सेकेंड में कितना मीटर गया? 15 मीटर गया। तो देखिए कुल समय, कुल t बराबर क्या हुआ? t1 प्लस t2, यानी 4 प्लस 2 बराबर कितना सेकेंड? 6 सेकेंड। और कुल विस्थापन कितना हो गया? कुल दूरी कितना हो गया? 25 प्लस 15 हो गया, तो ये देखिए 40 मीटर हो गया। तो औसत चाल v एवरेज बराबर क्या होता है? ठीक है, कुल समय कितना हो गया? तो 4 प्लस 2 6 सेकंड हो गया, और कुल दूरी कितना हो गया? तो 25 प्लस 15 यानी 40 हो गया। तो v एवरेज बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, यानी 40 बटा 6 कर लीजिए, 6 के 36, ठीक है, और 36 4 0 6 के 36 6.67 मीटर पर सेकेंड होगा। 6.67 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है इसको, 6.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
तो शायद समझ में आ गया होगा। तो औसत दूरी बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटक कुल समय होता है। ध्यान में रखना है कि चाल जो है अदिश राशि होता है, लेकिन वेग जो है सदिश राशि होता है। तो आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 104 नंबर प्रश्न? 104 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआती वेग का 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना वृद्धि होगा। तो आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। ध्यान में रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ mv²। और जब भी 1/2 गुना m का वैल्यू देखिए नहीं पता है आपको, तो इसको 1 नंबर मान लीजिए। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें वेग शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है। तो शुरुआती वेग से द्रव्यमान वही है, शुरुआती वेग से 2 गुना हो गया, इसको 2 गुना कर देते हैं तो 1/2 m और 4v² हो गया। तो 4 को बाहर निकाल लीजिए, 4 × 1/2 mv²। और ये देखिए यही काइनेटिक एनर्जी है, 4 गुना प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ठीक है, किसी वस्तु का जो अंतिम गतिज ऊर्जा होता है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाएगा यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए। अब मैं बार बार बताता हूं कि देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p² अपॉन क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली समानुपाती होता है संवेग के, यहाँ p संवेग है। तो संवेग का मान अगर बढ़ा दें तो गतिज ऊर्जा का भी मान बढ़ जाएगा। अगर संवेग का मान 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाएगा। अगर 4 गुना गतिज ऊर्जा का मान हो जाए तो संवेग का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 105 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए 105 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान इतना हो और मोबाइल फोन 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो मोबाइल फोन 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, मोबाइल फोन को कर लेते हैं हम लोग, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये देखिए कि कोई भी मोबाइल अगर ऊंचाई पर स्थित होगा तो किसी वस्तु की पृथ्वी से ऊंचाई के कारण उसमें संचित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और अस्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी P बराबर क्या होता है, mgh होता है। और m का मान देखिए कितना होता है, m का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5, g का मान कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ, और h का मान कितना दिया हुआ है तो 100 मीटर की ऊंचाई पर इसको रख रहे हैं। तो चलिए 5 हो गया और गुना 100 यानी 500 जूल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। याद रखिएगा, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और जब भी अस्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो घड़ी में संचित ऊर्जा अस्थितिज ऊर्जा होता है। फिर देखिए ऊंचाई पर बैठी चिड़िया में अस्थितिज ऊर्जा होता है, तने हुए तार में अस्थितिज ऊर्जा होता है। तो ये सारे अस्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला होते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, mgh। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, mgh। चलिए आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। क्या है 106 नंबर का प्रश्न, एक 10 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। तो 50 केजी वाला आदमी, ठीक है, दूसरे से क्या करेगा। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग करेंगे क्या कि एकदम आसानी से ये प्रश्न बन जाएगा। ध्यान में रखना है कैसे बनेगा, तो देखते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा प्रश्न, देखिए कैसे बनेगा, 1 सेकेंड में आपको बन जाएगा प्रश्न। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, ठीक है। ये देखिए ये व्यक्ति है और धक्का देखें, ये है 70 केजी का आदमी धक्का दे रहा है इसको। तो आपको पता है न्यूटन के तृतीय गति नियम से एक्शन बराबर क्या होता है, रिएक्शन। न्यूटन के तृतीय गति नियम से क्या होगा, एक्शन बराबर रिएक्शन होगा। तो ये जब 50 केजी का बल लगा रहा था तो ये भी दूसरा व्यक्ति भी उतना ही बल लगाएगा, यानी एक्शन बराबर रिएक्शन होगा। यानी 50 न्यूटन ये लगा रहा है तो ये भी क्या लगाएगा, 50 न्यूटन ही बल लगाएगा। देखिए न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर बराबर और, ठीक है, समान लेकिन विपरीत, ठीक है, विपरीत परिमाण का बल आरोपित करता है। यानी एक हम 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, 50 न्यूटन का ही बल आरोपित करेगा। तो दोनों का बल का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। तो शायद समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 107 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए कि जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु को कोई सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का वेग 4, ठीक है, मीटर पर सेकंड से,
ठीक है 9 मीटर पर सेकंड को बढ़ा देता है। तो बल का परिमाण क्या होता है? तो आपको पता है कि बल होता क्या है। बल बराबर बल का जो व्यंजक होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से दिया गया है, और बल का व्यंजक F बराबर क्या होता है? ma होता है। m इंटू ए का वैल्यू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो देखिए सारा कुछ वैल्यू आपको दिया हुआ है। द्रव्यमान का वैल्यू कितना दिया हुआ? 8 kg दिया हुआ मित्रों, 8 गुना। अब देखिए ठीक है, आपको वेग दिया हुआ है तो 9 माइनस कितना दिया हुआ है? तो 4 दिया हुआ है बटे 2 सेकेंड, तो 2 कर लीजिए, तो 8 गुना 5 बटे 2, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, तो 20 न्यूटन बल आरोपित करेगा। कितना न्यूटन बल आरोपित करेगा? 20 न्यूटन। अब देखिए थोड़ा सा हम बल के विषय में जानते हैं। तो बल का जो परिभाषा है न्यूटन के पहले गति नियम से मिलता है, जबकि बल का व्यंजक जो है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, बल का जो ठीक है बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से मिलता है, जबकि बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। और ध्यान में रखना है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है, और F बराबर ma यहीं से निकल के आता है। ध्यान में रखिए, संवेग की परिभाषा भी न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है, लेकिन संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बंदूक से 12 ग्राम की गोली छोड़ी जाती है। चलिए बंदूक बनाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बंदूक की प्रक्रिया के बारे में। ध्यान में रखिएगा कि बंदूक से गोली का छोड़ना आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये देखिए ये आपका बंदूक है, ध्यान में रखिए ये बंदूक है, इससे गोली हमने छोड़ा है। ठीक है, तो मान लेते हैं गोली का द्रव्यमान m है, इसका वेग v है। बंदूक का द्रव्यमान बढ़ा वाला m है, इसका द्रव्यमान क्या है? इसका वेग u है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से याद रखना है कि गोली का चलना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और ये देखिए m u प्लस m v बराबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि नियत होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि गोली से बंदूक से गोली का छोड़ना न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है, और यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। देखिए अब हमको निकालना है क्या निकालना है भाई? हमको यहां पर निकालना है कि बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा। तो बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल निकालना है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 12 ग्राम गोली है और उसकी गति 600 मीटर पर सेकेंड है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर गोली बंदूक आधारित है। चल गया प्रश्न का, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। तो d बाय dt कर लीजिए, और mv का मान देखिए पुट कर लेते हैं, या इसको ऐसे भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? mv v माइनस यू अपॉन क्या कर लीजिए? t कर लीजिए। तो m का मान देखिए कितना है? m का मान है भाई कितना है m का मान? तो 12 ग्राम है, गुना 10⁻³ कर लीजिए। ठीक है, ग्राम को केजी में बदल लिए। ठीक है, फिर देखिए ठीक है 600 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी वेग में परिवर्तन, क्योंकि ठीक है आपको प्रारंभिक वेग का मान क्या हो गया? 0 हो गया, u बराबर 0। तो ठीक है v का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये है 600 मीटर पर सेकेंड। बट टाइम का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है। तो टाइम का मान दिया हुआ है भाई जी 0.006 सेकेंड, 0.006। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 10⁻³ आ गया, तो ये कट गया। तो अब देखिए 6 से काट दीजिए, 100 आ गया, यानी 1200 न्यूटन बल आरोपित करेगा। कितना न्यूटन बल आरोपित करेगा? तो 1200 न्यूटन बल आरोपित करेगा। ध्यान में रखना है कितना न्यूटन का बल आरोपित करता है? तो 1200 न्यूटन बल आरोपित करता है। तो फिर से सुनते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान में रखना है कि बंदूक से गोली का चलना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और मैंने क्या बताया कि mu प्लस mv बराबर क्या होता है? 0 होता है। यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, और यह न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। और मैंने यह भी बताया कि देखिए संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। और ये देखिए dp यानी m v माइनस u बटा t कर लिए। ठीक है, यहाँ चूंकि ठीक है आपको प्रारंभिक अवस्था में u का मान 0 होता है, तो m v माइनस u बटा t कर लिए, निकल गया आपको वैल्यू, क्योंकि 12 ग्राम है उसको हमने केजी में बदला। ठीक है, 10⁻³ किया, और यहाँ से 0 ऊपर ले गया, 10⁻³ हो गया। तो कुल बल का मान कितना हो गया? 1200 न्यूटन हो गया। याद रखिएगा कि बल का जो व्यंजक, बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109 पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है 109 में। ठीक है, कह रहा है कि एक ये है पहले 4 सेकेंड में कितना मीटर गया? 4 सेकेंड में गया 15 मीटर। और दूसरा जो है दूसरे चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर गया, 2 सेकंड में फिर गया कितना मीटर? 15 मीटर गया। तो आपको औसत चाल निकालने के लिए कह रहा है। तो औसत चाल भी एवरेज अभी निकाले थे। कुल दूरी तो 15 + 15 बटे कुल समय तो 4 + 2 यानी 30 बटे 6 हो गया, यानी 5 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो मित्रों ध्यान में रखना है आपको कि यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि औसत
वेग जो होता है, वेग का मान जो है, ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग जो है सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है अदिश राशि है, और दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। और वेग समय ग्राफ से हमको त्वरण प्राप्त होता है, जबकि दूरी समय ग्राफ से हमें चाल प्राप्त होता है। याद रखना है कि दूरी समय ग्राफ की बात अगर हम कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, दूरी समय ग्राफ में ये देखिए एक समान चाल का ग्राफ हो गया, ये असंभव हो गया, और यहां देखिए ये, ठीक है, विराम अवस्था को बताता है। याद रखिएगा, दूरी समय ग्राफ किसका मान देता है? चाल का मान देगा। और जब भी दूरी समय ग्राफ हम निकालते हैं तो ये देखिए सरल रेखा अगर होगा तो एक समान चाल, ये देखिए वस्तु विराम में यह असंभव ग्राफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर प्रश्न पर आते हैं। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा हम गतिज ऊर्जा को व्यक्त करते हैं? जब भी गतिज ऊर्जा की बात आती है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है कितना? तो हाफ mv² होता है। और ठीक है, याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा, ध्यान से सुनिएगा, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। तो किसी वस्तु में गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, किसी वस्तु में गति के कारण किए गए कार्य के कारण जो ऊर्जा संचित होगा उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो W बराबर F.S होता है। और आपको पता है कि अगर वस्तु मूव कर रही है, तो मान लीजिए विराम से मूव करिए, ठीक है, U बराबर 0, तो कुछ देर के बाद उसका वेग v हो जाता है। तो आपको पता है कि v² बराबर क्या होता है? U² प्लस 2as। तो भाई यहां से u चूंकि 0 है तो s का वैल्यू निकाल लेते हैं। s बराबर क्या होता है? v² बटा 2a निकल जाएगा। इसमें पुट कर देते हैं। आपको पता है बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। और s का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए? v² अपॉन 2a। तो a को काट दीजिए, क्या बचा? वो हाफ mv²। और इसे ही, ठीक है, ये जो संचित ऊर्जा होगा, किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होगी, ठीक है, वो गति के कारण होगी, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा W बराबर क्या होता है? Ke बराबर हाफ mv² होता है। तो और किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो संचित ऊर्जा होगी उसे अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है? mgh होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि 111 नंबर प्रश्न पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल हो तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो आसान प्रश्न है, देखिए कैसे निकालते हैं। यहां देखिए हम बात करते हैं, दो तीन बातों पर चर्चा करते हैं। W बराबर क्या हो गया? तो F.S, याद रखिएगा, F.S। अब देखिए लिफ्ट द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है भाई? तो 1000 जूल कार्य किया जा रहा है। तो 1000 कर दीजिए बराबर बल कितना लग रहा है? तो बल आरोपित हो रहा है 200 न्यूटन का। और ठीक है, विस्थापन S है, तो S बराबर क्या होगा? 1000 अपॉन 200 बराबर 5 मीटर दूरी तय की करेगा। तो ध्यान में रखना है कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। और जब भी कार्य की बात हम लोग करते हैं तो कार्य अदिश राशि है, और कार्य बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर करता है। यदि बल 0 तो कार्य 0, ठीक है, यदि विस्थापन 0 तो कार्य 0। मान लीजिए दिन भर अगर हम किसी दीवार को धक्का देते हैं कितना भी बल लगाएं, लेकिन कार्य आपका 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? 112 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? अब देखिए भार क्या होता है? तो भार होता है कि किसी, ये पृथ्वी है आपकी, ये क्या है? आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने में जितना बल लगाना पड़ता है उस बल को ही हम भार कहते हैं। भार बराबर W बराबर क्या होता है? mg होता है। भार W बराबर mg। और देखिए जब भी mg की बात करते हैं तो mg हो गया, तो m का वैल्यू कितना kg की दिया हुआ है? देखिए m का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है, 10 kg, और g का मान क्या होता है? 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए 10 गुना 9.8 यानी 98, ठीक है, 98 जूल हो जाएगा कार्य। तो ठीक है, 98 जूल होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु पर, ठीक है, और जो ये देखिए जूल बोल रहे हैं, तो ये चूंकि भार है ना, तो भार है तो भार का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो 98 न्यूटन हो जाएगा। तो किसी वस्तु को अगर पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है तो जिस बल से खींचेगी उसे ही क्या कहते हैं? भार कहते हैं। हम बार बार बताते हैं कि देखिए
अगर पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो भार का मान क्या होगा, घट जाएगा। अगर पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भार का मान क्या होगा, घटेगा। अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो भार का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर ध्रुव पर बात करें तो किसी वस्तु का भार क्या होगा, महत्तम होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि भार प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है। याद रखना है कि किसी वस्तु का भार महत्तम कहां पर होगा, तो ध्रुव पर होगा। किसी वस्तु का भार शून्य कहां पर होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठते हैं तो वस्तु का भार घटता जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि भार को मापने के लिए हम लोग, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस या कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए क्या कह रहा है कि देखिए 12 ग्राम क्या है, 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली का वेग जो है 300 मीटर पर सेकंड है। केवल वेग में अंतर है पिछले प्रश्न से। तो हमको क्या निकालना है कि आपको पता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को ही हमने क्या कहा था, बल कहा था। तो F बराबर क्या हो जाता है, तो dp बटे dt। ध्यान दीजिएगा F बराबर dp बाय dt होता है। जब भी बात करते हैं dp बाय dt की तो यहां देखिए d बटे क्या हो जाएगा, यहाँ m भी ले लेते हैं बटे dt ले लीजिए, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो m को बाहर निकाल लीजिए, dv बटे क्या हो गया dt, ठीक हो जाएगा। तो m का वैल्यू कितना ले लेते हैं, दिया हुआ है, dv का वैल्यू दिया हुआ है और dt का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो सबका मान पुट कर देते हैं। चलिए करते हैं मान पुट, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं m v माइनस u अपॉन क्या कर दीजिए t कर दीजिए भाई। चलिए u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो m का वैल्यू दिया हुआ 12 ग्राम, तो 12 ग्राम को केजी में बदलिए 10 टू द पावर -3। ठीक है, v का मान दिया हुआ 300 मीटर पर सेकेंड, तो 300 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, 300। ठीक है, 300 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। और 0.006 सेकंड दिया हुआ, तो 0.006 पॉइंट उड़ाइए, 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। इसको गोली मार दीजिए, 6 दूनी 12, 300 दूनी 600, तो 600 न्यूटन बल आरोपित होगा। कितना न्यूटन बल आरोपित होगा, 600 न्यूटन बल आरोपित होगा। तो ध्यान में रखना है कि संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और उसके आधार पर हमने सॉल्व आउट कर लिया। और बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है। और ये बल जो है वो किस नियम से आता है, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि 418 ओम प्रतिरोध वाले कुंडली में 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न होने वाले तापीय ऊर्जा का मान कितना होता है। देखिए, जब भी कुंडली से हम धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में उत्पन्न धारा जो होता है, ये देखिए, ठीक है, कुंडली में उत्पन्न उष्मा जो होगा वो क्या होगा, H बराबर I स्क्वायर RT। और इसे ही जूल का नियम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। इसे क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.3 एम्पियर दिया हुआ, तो 0.3 का होल स्क्वायर। और प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ, 418 ओम दिया हुआ है। और समय का मान कितना दिया हुआ है, कितना सेकेंड है, तो 1 मिनट है, तो उसको 60 सेकेंड में बदल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 3 तिया 9 हो गया, तो 0.09 गुना क्या, 418 गुना क्या कर दीजिए, 60 कर दीजिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर कैलोरी में निकालना होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर जूल में निकालना तो डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर कैलोरी में निकालना होगा तो इसको 4.18 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी ये कैलोरी में निकलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 4.18 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4.18 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। ये पॉइंट उड़ गया, ये पॉइंट उड़ गया। ठीक है, यहाँ 100 था, 100 हो गया, ये काट दीजिए, नछा के कितना हुआ, 54, तो 540, ठीक है, जूल बोलते हैं, जूल नहीं, कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगा। कितना कैलोरी उत्पन्न होगा, 540 कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगा। फिर से सुनिए मेरी बात को, ये H बराबर I स्क्वायर RT होता है, ये जूल में होगा। लेकिन जैसे ही कैलोरी की बात करेंगे ध्यान में रखिएगा, H बराबर I स्क्वायर RT अपॉन J कर देते हैं। और J का मान जो होता है 4.186 के आसपास होता है। कभी कभी इसको हम लोग 4.2 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 540 कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगा। तो ध्यान में रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भूतल से 6 मीटर की ऊंचाई पर, भूतल से 6 मीटर के ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो भूतल से 6 मीटर की ऊंचाई पर, चलिए देखते हैं
कि आपको पता होगा कि किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसमें जितनी संचित ऊर्जा होती है उसे अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, mgh होता है। तो देखिए भाई, हमारा जो द्रव्यमान है वो कितना केजी का द्रव्यमान है, तो ठीक है 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु है तो 10 पुट कर दीजिए, और जी का मान 9.8 है, ऊंचाई है 6 मीटर, तो उसको उड़ा दीजिए, नीचे 10 लीजिए, 10 को काट दीजिए, 8 के 48 के 8 कीजिए, हाथ में कितना बचा, 4 बचा, ठीक है, और 9 के 54 58, यानी 588 जूल ऊर्जा उत्पन्न होगा। कितना जूल ऊर्जा उत्पन्न होगा, 588 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसमें संचित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु को अगर ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसमें जितनी ऊर्जा संचित होगी उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। और बार बार मैं बताता हूं कि घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर बैठी चिड़िया में कौन सी ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा। और ठीक है, और अगर ये बोले बांध बना करके पानी को ऊपर रोक दिया गया है तो उस पर कौन सी ऊर्जा, तो अस्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर रखे, ठीक है, मान लीजिए किताब रख दी है तो उसमें कौन सी ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा। अस्थितिज ऊर्जा P बराबर क्या होता है, mgh होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। 116 नंबर प्रश्न पर क्या कह रहा है, 116 12 वोल्ट की बैटरी 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ठीक है ओम से क्या किया हुआ, 12 ओम से अटैच किया हुआ है। तो बताइए कि 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़ा हुआ है, तो 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितना धारा प्रवाहित होगा। तो आपको पता होगा कि यदि कोई भी, ठीक है, आपको श्रृंखलाबद्ध अगर हम करते हैं, सभी परिपथों को अगर हम श्रृंखलाबद्ध रूप से करते हैं तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से अगर हम किसी को अटैच करते हैं तो उसमें जितनी धारा प्रवाहित होती है सभी जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। याद रखिएगा, ठीक है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से अगर हम परिपथों को जोड़ते हैं तो उसमें प्रवाहित कुल जो धारा होता है उसका मान क्या होता है, हमेशा समान होता है। याद रखना है इसको कि यदि किसी चालक तार से हम धारा को प्रवाहित करते हैं और श्रृंखलाबद्ध तरीके से है तो क्या होगा, तो धारा का मान समान होगा लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। याद रखना है इसको, विभवांतर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, लेकिन धारा का मान क्या होता है, समान होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, धारा का मान समान होगा लेकिन ये भिन्न भिन्न होगा। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना आपको ये है परिपथ है, तो देख लीजिए तो कौन कौन सा है, तो आपको पता है श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ है। किसके कैसे जुड़ा हुआ, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ। ये देखिए, ये है भाई श्रृंखलाबद्ध तरीके से। तो आई बराबर क्या होता है, ठीक है, आई बराबर समान होगा सब में, और ठीक है प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तो R1 सीरीज में, जब भी सीरीज में कनेक्शन होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जो भी है उसको जोड़ देंगे हम लोग। तो देखिए जोड़ लेते हैं, पहले समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो कितना है समतुल्य प्रतिरोध, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ये 5 4 9 9 3 12 2 14, तो कितना हो जाएगा, तो आपको ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, आपको 5 4 9 3 12 2 14 यानी 1.4 हो गया प्लस 12 12 प्लस 1.4 यानी 13.4 हो गया। अब देखिए धारा बराबर क्या होता है, आपको पता है ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो हमको निकालना है किसका वैल्यू, आई का वैल्यू। तो हमने बताया कि सभी अगर सीरीज का कॉम्बिनेशन है तो सभी में धारा का मान समान होता है। आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर इक्विवेलेंट। V कितना है, तो 12 वोल्ट है, और ये कितना है 13.14 है, 13 क्या है 14 है, 13.4 है, तो 13.4 है तो इसको निकाल लीजिए वैल्यू, 0.895 एम्पियर वैल्यू निकलेगा, 0.895 एम्पियर। फिर से सुनिए, ठीक है, तो हमने कुल प्रतिरोध को जोड़ लिया और ये कुल प्रतिरोध निकाल लिया, ये ओम है, ठीक है, और हमने ओम के नियम को लगा दिया, V बराबर आई आर होता है, आई बराबर क्या होगा, V बटा आर होगा, तो 12 बटा 13.14 हो जाएगा, तो आपको वैल्यू निकल जाएगा। तो ध्यान में रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 117 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्या है 117 नंबर प्रश्न, कि द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होता है। आपको पता है कि बल की परिभाषा, ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से, लेकिन बल का व्यंजक जो है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। तो बल F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी ये बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल, ठीक है। F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। फिर से सुन लेते हैं, देखिए इस ऑप्शन में क्या क्या है, वेग
वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। फिर देखिए दाब क्या होता है, दाब, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल को हम लोग दाब कहते हैं। फिर देखिए बल तो मैंने बता ही दिया। उत्तक्षेप क्या होता है, उत्तक्षेप भी एक प्रकार का बल है। यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो द्रव द्वारा वस्तु के पर लंबवत ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल या उत्तक्षेप बल कहते हैं। तो यह भी एक प्रकार का बल है जो तरल के द्वारा आरोपित किया जाता है। किसके द्वारा आरोपित किया जाएगा, तरल के द्वारा आरोपित किया जाता है। एकदम ध्यान में रखिए। ठीक है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। और बल की परिभाषा मैंने क्या बताया, न्यूटन के पहले गति नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 118। देखिए 4 सेकंड में 20 मीटर, 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा की जाती है, तो ठीक है आपको कुल औसत चाल कितना होगा। तो आसान प्रश्न है। ठीक है, पहले 2 सेकंड में कितना गया, पहले 4 सेकंड में गया 20 मीटर। ये देखिए पहले 4 सेकंड में गया 20 मीटर। दूसरे है, ठीक है, 2 सेकंड में कितना गया, 15 मीटर गया। 2 सेकंड में 15 मीटर। तो कुल दूरी, ठीक है, V एवरेज बराबर होता है कुल दूरी, तो S1 प्लस S2, कुल समय T1 प्लस T2। तो कर लीजिए, तो 20 प्लस 15 बटा क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, तो 4 प्लस 2 6 हो गया, 35 बटा 6। तो निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, तो 6 पंच 30, ठीक है, 5 0 6 8 48 2 0 6 3 18 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए कौन सा है, 5.83 मीटर पर सेकेंड होगा। 5.83 मीटर पर सेकेंड होगा। तो समझ में आना चाहिए आपको क्या होता है कि चाल किसको बोलते हैं। तो चाल जो है, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय को औसत चाल कहा जाता है। ध्यान में रखना है, चाल अदिश राशि होता है और तो दूरी समय ग्राफ से हम चाल की गणना करते हैं। चलिए 119 नंबर प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है 119 नंबर का प्रश्न, कह रहा है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 21 मीटर, 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, तो औसत चाल निकालें। फिर उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 4 सेकंड में कितनी दूरी तय किया है, ठीक है, 4 सेकेंड में, ठीक है, 21 मीटर। तो 4 सेकेंड में 21 मीटर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 2 सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में 15 मीटर, 15 मीटर अगले 2 सेकेंड में, कोई बात नहीं है। तो कुल दूरी V एवरेज बराबर क्या होता है, कुल दूरी S1 प्लस S2 बटा कुल समय, तो T1 प्लस T2 कर लीजिए। तो कुल दूरी हो गया 21 प्लस 15 बटा कुल समय 4 प्लस 2 6, यानी 36 बटा 6 बराबर क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी औसत चाल हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। तो ये याद रखना चाहिए कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत चाल बराबर क्या हुआ, कुल दूरी बटे कुल समय होगा। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं कि घनत्व दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं चर्चा करता हूं कि देखिए आपेक्षिक घनत्व बड़ा अच्छा चीज है। क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी या आरडी। आरडी बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। चलिए देखिए क्या होता है। तो वस्तु का घनत्व कितना होगा, तो वस्तु का घनत्व आपको दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में कॉपर का घनत्व दिया हुआ है। कॉपर का घनत्व दिया हुआ है, कितना है कॉपर का घनत्व भाई, तो 8.9 इंटू 10⁻³ है। और जल का घनत्व कितना होता है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। तो काट दीजिए, तो 8.9 निकल जाएगा। तो आपेक्षिक घनत्व जो है एक, ठीक है, एक आपको क्या है, परिमाण होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ये ध्यान में रखना चाहिए आपको कि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसका केवल परिमाण होता है। एक चीज और ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु का द्रव में डूबे हुए भाग का आयतन और, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव में डूबे हुए भाग का आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन के अनुपात को भी आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और आपेक्षिक घनत्व को ही विशिष्ट गुरुत्व भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि विशिष्ट गुरुत्व को हम अपने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये किसी भी वस्तु का घनत्व जो निकालते हैं वो जल की अपेक्षा निकालते हैं। चूंकि आज के जो क्वेश्चन थे, अभी का जो वीडियो था उसमें बहुत इजी प्रश्न थे, कृपया इसको सॉल्व आउट कीजिए। और जहां भी प्रॉब्लम आप लोग को दिखता है तो मुझे कमेंट के जरिए बताइए और मैं निश्चित रूप से आप लोगों की सहायता करने का प्रयास करूंगा। ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।